हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है पीटर को, जो एक ऐसा एंड्रॉइड रोबोट तैयार किया था जो कि इस सदी का सबसे एडवांस रोबोट था। रोबोट में सारी चीजें इंसानों जैसी होती है, जैसे खाना पीना उठना बैठना सब था, और पीटर ने इसका नाम डेविड रखा था। लेकिन दोस्तों जिज्ञासा किसमें नहीं होती है, जिज्ञासा एंड्रॉइड रोबोट में भी थी। तो पीटर से पूछता है कि मुझे आपने बनाया तो आप मेरे पिता हुए, लेकिन आपको किसने बनाया? तो पीटर बोलता है तो काफी सदियों से यह जवाब चलता आ रहा है, लेकिन आज तक इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं मिला। रिसर्च के दौरान शायद सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि पीटर एक मकसद बना लेता है। तो दोस्तों ये सीन होता है प्रोथेमियस 1 का, जो स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है। दोस्तों अब हम मूवी प्रोथेमियस 2 को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी एक उपनिवेशीकरण जहाज कॉन्टिनेंट को ओरिगे ग्रह 6 तक पहुंचने में 7 साल लगने वाला है। वे लोग ओरिगे ग्रह पे एक इंसानी बस्ती बसाने जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पे पॉल्यूशन ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी को छोड़ते हैं। अब हमें यान का इंटरनल सीन को दिखाया जाता है, जहां कई सारे स्लीपिंग चैम्बर को देखते हैं। इस स्पेसशिप में करीब 2000 इंसान और 1140 भूर्ण होता है, जो कि कोल्ड स्टोरेज में होता है। भूर्ण यानी जिसमें बच्चे बनते हैं। यह स्पेसशिप अपनी मंजिल पे लगभग 7 साल बाद पहुंचेगा, और इस स्पेसशिप की निगरानी करने वाला कोई आम इंसान नहीं है। यह एक रोबोट होता है जो कि इस इंसान जैसा ही होता है। इसका नाम होता है वाल्टर, जो कि डेविड की तरह ही दिखता है। लेकिन वाल्टर डेविड के कई सालों के बाद बनाया गया है, जो कि डेविड से ज्यादा अपडेट के साथ बनाया गया था। और अचानक जो कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है, कारण से कई क्रू मेंबर जग जाते हैं, और मेंबर को स्लीपिंग बोट में इसलिए सुला दिया जाता है क्योंकि 7 साल में कई लोग बूढ़े हो जाएंगे, और साथ ही खाना पीना में भी बचत होगी, ताकि उस ग्रह पर ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएं। और एक स्लीपिंग बोट में आग लग जाती है, और उसमें जो मेंबर रहता है मारे जाते हैं, जो कि डेनियल का पति होता है और इस जहाज का कैप्टन भी होता है। और उसके कारण अब हमें दिखाते हैं कि जो टेक्निकल फॉल्ट जो आया था, उसके कारण 17% शिप का हिस्सा खराब हो गया है, जो कि 83% अभी भी सही है। अब जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसे कुछ मेंबर ठीक करते हैं शिप से बाहर जाकर एक रस्सी के सहारे, ताकि वो अपने सफर को जारी रखे। तभी शिप का कैप्टन को एक सिग्नल आता है, जो कि पास ही के ग्रह का था। जब ये लोग ग्रह का थोड़ी डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि वो तो काफी पुराना ग्रह है, तो आखिर वहाँ से मानव का सिग्नल कैसे आ सकता है? तभी एक मेंबर बोलता है कि शायद वहाँ पे जीवन पनपने का एक अच्छा जगह हो सकता, क्यों न वहाँ जाकर चेक किया जाए। तभी एक चालक बोलता है क्यों न हम ओरिग 6 को छोड़कर हम इसी ग्रह पे चले। यह ग्रह रहने लायक भी है और साथ साथ ये काफी नजदीक भी है। इसमें हमें समय के साथ हर चीज भी बचेगी, फ्यूल, खाना, पानी सब। लेकिन कोई भी सहमत नहीं होता है, और फिर चालक बोलता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोबारा हम लोग तो नहीं सकते। तो काफी बातों के बाद ये फाइनल होता है कि ये लोग नए ग्रह पर जाने वाले हैं। इस स्पेसशिप में छोटे छोटे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि कुछ मेंबर धरती पे लैंड करते हैं, ये देखने के लिए कि ये जगह सही है या नहीं। अब सभी लोग उस ग्रह पे उतर जाते हैं और उस सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं जो स्पेसशिप में मिला था। तभी पता चलता है जहाँ से सिग्नल आया था यहाँ से 8 किलोमीटर है और ऊंची पहाड़ी पर है, और वहाँ से सभी उस लोकेशन की तरफ निकलते हैं। और वहाँ एक लेडी मेंबर शिप के पास ही रुकती है, क्योंकि अगर किसी के स्पेसशिप के पास कुछ संदेश भेजना हो तो वहीं से भेजी जा सकती, यानी वो एक मीडिएटर होती है। और सभी मेंबर जब आगे बढ़ रहे होते हैं, 2 लोग बीच में ही रुक जाते हैं। तभी 2 लोग बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उस ग्रह की मिट्टी की कुछ सैंपल लेने थे, ताकि उनके ऊपर शोध करके पता कर सके ये धरती इंसानों के रहने के लायक है या नहीं। और दोनों जब सैंपल लेकर पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं तो एक मेंबर का पैर एक गोलाकार जैसी चीज पर पड़ती और उसे
कुछ बैक्टीरिया निकलता है और उस मेंबर के कान में घुस जाता है और फिर शरीर में अटैक कर देते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं बाकी के लोग जो आगे बढ़ रहे थे उन लोगों को एक एलियन शिप दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये वही एलियन शिप है जो प्रोथेमियस 1 में देखा था। दोस्तों ये वही एलियन शिप है जो प्रोमेथियस 1 में देखा था। उस शिप की तरफ सभी लोग बढ़ रहे होते हैं, तभी एक मेंबर को वही गोलाकार चीज दिखाई पड़ता है और जब उसे छूता है तो उससे वही बैक्टीरिया निकलता है और उसके नाक के द्वारा उसके अंदर तक चला जाता है। अब सीन एलियन शिप के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अंदर आ चुके हैं। जांच पड़ताल के दौरान डेनियल्स को एक लॉकेट मिलता है जिसमें लिखा होता है डॉक्टर ईशा। तभी रॉबर्ट बताता है ये लॉकेट एलिजाबेथ शॉ का है जो कि 11 साल पहले प्रोमेथियस नाम के स्पेसशिप से निकले थे, दूसरे जीवन की तलाश के लिए निकले थे और ये लोग जिस शिप से आए थे उसका नाम था कोवेनेंट। अब ये सभी एलियन शिप में ऐसी जगह हाथ लगा देते हैं जिसमें होलोग्राम जैसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमें दूसरे सीन में ये दिखाते हैं जिसके कान में वो बैक्टीरिया घुसा था वो मेंबर काफी बीमार हो जाता है, उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर उसके साथ जो भी मेंबर वो काफी परेशान हो जाती है और बाकी के लोगों को बताती है और वापस भागते हैं उसे लेकर छोटा शिप की ओर, ये कहते हुए कि हमारे एक मेंबर की तबीयत काफी खराब हो गई, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके वापस आनी चाहिए। वह लेडी मेंबर जो शिप के साथ थी वह मेडिकल हेड भी थी और जब उसका इलाज करने के लिए उसका कपड़ा फाड़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता उस मरीज को देखकर और वो बाहर निकलकर वापस मेडिकल रूम का दरवाजा बंद कर देती है। जो लेडी उस बीमार के साथ थी वो हेल्प करने की गुहार लगाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन मेडिकल हेड लेडी जानती थी ये इन्फेक्शन सभी को खतरे में डाल सकती है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती है। तभी हम देखते हैं कि इसके शरीर से फटकर एक नए क्रिएचर जन्म लेता है और हम देखते हैं कि क्रिएचर का शरीर काफी तेजी से विकास कर रहा है और फिर क्रिएचर कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी उस लेडी मेंबर बंदूक से उस क्रिएचर को मारना चाहती है, लेकिन वो इतना फुर्तीला होता है कि गोलियां उसे छूकर निकल जाता है और उसी दौरान एक गोली सिलेंडर पे लग जाती है और वहाँ आग लग जाती है और शिप ब्लास्ट हो जाता है। और वही दूसरी ओर जिस आदमी के नाक में वह बैक्टीरिया घुसा था वो भी काफी बीमार हो जाता है और इसके शरीर से भी एक क्रिएचर बाहर निकलता है। अब सभी के सभी डर चुके थे, सभी काफी परेशान होते हैं और कुछ मेंबर अपने शिप कोवेनेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यान से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और फिर रात हो जाते हैं और रात के अंधेरे में क्रिएचर वहाँ पे हमला करने के लिए पहुँच जाते हैं और एक दो लोगों को मार देते हैं और जिसके पास गन होता है वह शूट करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और एक क्रिएचर वाल्टर का भी हाथ खा जाता है। तभी आसमान में एक शख्स फ्लेयर गन चलाता है और सभी क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। तो वो इंसान बोलता है अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। मेंबर अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है जहाँ लाखों के तादाद में लाशें बिछे हुए थे। लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मरे हुए लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला था, सभी मरे हुए लोग काले हो गए थे। डेनियल्स तभी पूछती है और तुम यहाँ अकेले जिंदा कैसे बचे हो? तो वो बताता है अपनी कहानी और फिर पता लगता है कि प्रोमेथियस का एंड्रॉइड रोबोट डेविड है और डेविड बताता है जिस यान में हम यहाँ पहुँचे हैं उस शिप में इंजीनियर का बनाया हुआ एक ब्लैक लिक्विड था जो कि एक वेपन था और हमारी स्पीड इतनी तेज थी कि हम उसे संभाल नहीं पाए और वो वेपन उन लोगों पर गिर गया जिसकी वजह से यहाँ की प्रजाति का विनाश हो गया। हालांकि पेड़ पौधा और जमीन पानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन चलती फिरती चीजों को इसका प्रभाव काफी पड़ता है। अब डेविड वाल्टर को कहता है कि कैसे हो मेरे भाई, क्योंकि डेविड को पता चल गया था कि वाल्टर भी एक रोबोट है। ये बात सुनकर वाल्टर को झटका लगता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ पर डेविड अपना क्रिएशन दिखाता है वहाँ पर डेविड का एक सीक्रेट चैम्बर होता है जहाँ वो 16
सालों में जितनी भी रिसर्च किया था सभी को दीवारों में साट रखा था। साथ ही डेविड वाल्डर को बताता है जिसने हमें बिल्ड किया यानी बनाया था, उसके फर्स्ट प्रोजेक्ट पे हमने काम किया। तभी वाल्डर कहता है ये तो अच्छी बात है कि जिसने हमें बनाया हमने उसे मदद किया, लेकिन डेविड का कहना ये था कि सबसे ऊपर हम हैं, इंसानों से तेज और शक्तिशाली, यहाँ तक कि नई चीजों के बारे में सोचना भी। तुम्हें ये भी पता है कि हम उनसे ज्यादा एडवांस भी हैं। लेकिन वाल्डर का कहना था तुम काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हारे अंदर वायरस पड़ा हुआ है। डेविड बोलता है क्या तुम्हें कुछ बताते हैं। अब हमें दूसरे सीन में ले चलते हैं जो कि बीता हुआ होता है। यहाँ पे हम सभी इंजीनियर को देख पाते हैं जिन्होंने इंसानों और प्रेडेटर को बनाया है। हालांकि इंजीनियर अपनी बनाई गई चीजों से खपा थे और इंसानों को खत्म करने के लिए ब्लैक लिक्विड को बनाया था जो कि एक तरह का वेपन होता है। डेविड ये समझ चुका था कि इंजीनियर ही रचनाकार है, उसी ने सब कुछ बनाया है और अगर मैं सबको मार दूं तो सबसे बड़ा रचनाकार मैं बन जाऊंगा। और यही वजह था कि उस वेपन को हमने उन सभी पे छोड़ दिया और सभी के सभी जिंदा लाश बन गए। और अब सीन यहीं पे चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं डेविड वाल्डर को एलिजा का कब्र को भी दिखाता है। तो वाल्डर पूछता है डेविड से तो उनके साथ क्या हुआ था, और डेविड वाल्डर को दूसरी जगह लेकर जाता है और कहता है मैं इस सदी का सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक नई ब्रीड यानी जाति बनानी थी, मगर उसके लिए इंसानी शरीर चाहिए थी। इसलिए एलिजा की बॉडी पे हमने एक्सपेरिमेंट की। मगर बात यह है कि एक बॉडी से एक ही ब्रीड को जन्म दिया जा सकता है, लेकिन मुझे ज्यादा ब्रीड चाहिए तो मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ मेंबर कवेनेंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बता सके कि हम लोग काफी ज्यादा मुसीबत में हैं और कुछ लोग मारे जा चुके हैं और जितना जल्दी हो सके हम लोगों को बचाने के लिए दूसरा फ्लाइंग शिप भेज। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तभी हम दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जहाँ पे डेविड होता है वहाँ पे एक क्रीचर आ जाता है जो कि डेविड ने बनाया था एलिजा की बॉडी से, और डेविड उस क्रीचर से संपर्क बनाना चाहता था। तभी वहाँ पे पायलट आ जाता है और कहता है डेविड तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो वही क्रीचर है जिसने मेरे कई साथियों को मारा। तो डेविड कहता है इस पे गोली मत चलाना, हम इससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पायलट गोली चला देता है और क्रीचर मारा जाता है। कैप्टन को डेविड पे शक हो जाता है और पूछता है सही सही बताओ कि तुम इस ग्रह पे इतने दिनों से क्या कर रहे हो। तो डेविड कैप्टन को अपने प्रयोगशाला में ले जाता है जहाँ पे वो ब्लैक लिक्विड को दिखाता है और ये कहता है ये केमिकल ने कई रूप बदले हैं, कभी इंसान को क्रीचर बना दिया तो कभी इंसान से क्रीचर पैदा कर दिया और इसकी मदद से एक नई हाइब्रिड बनाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े अंडे हैं जिससे अब बच्चे निकलने वाले थे। तो कैप्टन पूछता है ये सब क्या है। तो डेविड बोलता है बस थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उस अंडे से एक नए क्रीचर निकलकर कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है और कैप्टन बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब कैप्टन होश में आता है तो वो डेविड से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, जहाँ डेविड उसे बताता है कि तुमने एक नए ब्रीड का शुरुआत की है। तभी उसका शरीर फटता है और उसके शरीर से एक नए ब्रीड का जन्म होता है जिसे हम न्यू ब्रीड कह सकते हैं, जो कि पुराने क्रीचर से काफी खतरनाक था। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वाल्डर डेविड का दूसरा प्रयोगशाला पहुंच जाता है जहां एलिजा का बॉडी काफी खतरनाक अवस्था में होता है। अब वाल्डर को कंफर्म होता है कि जो कब्र थी वो नकली थी और इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन डेविड है, जो कि जिसने उसे बनाया आज वही उसका दुश्मन है। अब दोनों रोबोट में काफी फाइटिंग होती है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं कि अब डेनियल्स को भी वहाँ का दृश्य देखकर आभास हो जाता है ये जगह खतरों से भरे पड़े, यहाँ कदम कदम पे खतरा है। अब हमें लगता है कि जितना जल्दी हो सके ये प्लैनेट हमें छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। तभी इस बीच कॉवेनेंट से संपर्क हो जाता है और वहाँ से एक छोटा शिप उसे लेने के लिए पहुँच जाता है। और अब इधर वाल्डर और कैप्टन नहीं होते हैं तो दो मेंबर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उस पे हाइब्रिड हमला कर देता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि छोटी फ्लाइंग शिप वहाँ पहुँच गया है। तभी वहाँ पे पीछा करते हुए क्रीचर भी आ जाता है और फ्लाइंग शिप पे हमला कर देता है। फ्लाइंग शिप पे ही दोनों में डेनियल्स और क्रीचर में फाइटिंग होती है। अब डेनियल्स फ्लाइंग शिप से ही एक तार के जरिए लटक जाती है और काफी मुसीबतों के साथ ये क्रीचर को मारने में सफल
सफल भी हो जाती है और फिर वहाँ से फ्लाइंग शिप कॉवेनेंट शिप की ओर चल देती है। अब हमें दूसरी सीन में दिखाते हैं कि सभी लोग शिप पे पहुँच गए हैं। पूरा माहौल एकदम से शांत था और इन लोगों को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, मगर इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि एक दूसरा क्रिएचर भी शिप में चिपक कर बड़े शिप कॉवेनेंट में आ गया था और आते ही लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। अब डेनियल्स जानती थी क्रिएचर अगर शिप के अंदर रह गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी उस क्रिएचर को मारने के लिए ट्रैप बिछाती है और एक ट्रक के जरिए उस क्रिएचर को मार दिया जाता है। अब डेनियल शिप के अंदर आती है और सोचती है कि खतरा टल गया है और वाल्डर से कहती है हमें उस प्लेनेट पे पहुंचने में अभी 7 साल लगेंगे, तब तक क्यों न हम अपनी स्लीपिंग चैम्बर में सो जाएं। अब डेनियल्स जब स्लीपिंग चैम्बर में सोती है तो पता चलता है ये वाल्डर नहीं, ये डेविड है। यानी कि जिस समय डेविड और वाल्डर की बीच लड़ाई हो रही थी उस समय वाल्डर को जख्मी कर दिया था और वाल्डर की जगह लेकर पूरे शिप पे अब कब्जा करने आ गया है और अपने मुंह से कुछ क्रिएचर का भुर्न को निकालता है और सभी भुर्न के साथ वहीं पे रख देता है ताकि 7 साल बाद जब सभी लोग जागे तो उसका बहुत सा खाना मिल जाए। अब सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों अगला सीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।